मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लस पॉइंट क्लासेज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के तीसरे पार्ट की। 2 पार्ट इससे पहले हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, उन्हें देखिए, या फिर चैनल के पेज से आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। आज इसका हमारा लास्ट पार्ट होगा, यानी आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और इसीलिए मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बाकी के पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं विद्युत मोटर तक। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं और यह क्या होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले सन 1831 ईस्वी में माइकल फेराडे नाम के एक भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने प्रयोग करके बताया कि किस प्रकार एक विद्युत चुंबक के कारण किसी पास रखी हुई कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है या उसकी दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रयोग को इन्होंने किया और निष्कर्ष बताया कि किस प्रकार हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग कर पाते हैं और किस प्रकार इससे हम अलग अलग युक्तियां चला पाते हैं। तो समझते हैं फ्रेंड इनके प्रयोग को। इन्होंने सबसे पहले एक विद्युत रोधी बेलन लिया और इसके ऊपर एन फेरे लगाकर 2 कुंडलियां बनाई। एक में फेरों की संख्या ज़्यादा थी, दूसरे में फेरों की संख्या कम थी। मान लीजिए जैसे एक में फेरों की संख्या 50 है और दूसरी में फेरों की संख्या 100 है। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार 2 कुंडलियां ली और 2 कुंडलियों को संयोजित किया। पहली कुंडली को इन्होंने बैटरी से संयोजित किया और इसके अंदर कुंजी लगा दी और इससे परिपथ बना दिया। जबकि दूसरी कुंडली में सिर्फ इन्होंने गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया और इससे परिपथ बना दिया। पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो यह एक प्रकार की युक्ति है या यंत्र है जो कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति का गैल्वेनोमीटर एक युक्ति है जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। यानी यह उसका मापन नहीं करता है कि कितनी धारा है, वो एमीटर द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें एक सुई होती है मिड के अंदर, जैसे उसमें विद्युत धारा आती है तो यह विक्षेप उत्पन्न कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें विद्युत धारा है या नहीं है। तो यह सिर्फ विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें परिपथ है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, लेकिन यह सिर्फ इसके पास में है, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और ये जो बेलन है वह भी विद्युत रोधी है, अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि इसके द्वारा इसमें विद्युत धारा नहीं जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे परिपथ बना हुआ है और इससे ये परिपथ बना हुआ है। तो इन्होंने प्रयोग किया कि जैसे ही इस परिपथ में जिसमें एन फेरों की संख्या 100 है, यानी इससे ज़्यादा है, उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, इसके द्वारा इसमें चुंबकत्व का गुण आएगा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी। और इसमें जैसे ही स्टार्टिंग में ये स्थायी थी, जैसे इसमें विद्युत धारा दी गई, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन हो गया और यह परिवर्तन पास रखी कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में भी देखने को मिला। जैसे इसकी नई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में भी परिवर्तन उत्पन्न हो गया और जैसे ही परिवर्तन हुआ इसमें विद्युत धारा आई, अर्थात गैल्वेनोमीटर ने विक्षेप उत्पन्न किया। तो इस परिणाम के स्वरूप, इस प्रयोग के स्वरूप इन्होंने यह परिणाम दिया कि यदि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पास रखी कुंडली में इसकी प्रेरणा द्वारा अचानक से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी क्रिया को इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नाम दिया। इसे एक प्रयोग से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए यह कोई परिपथ है और इसके पास इन्होंने एक चुंबक लाई जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो जैसे ही इसके पास लीजिए एक बार, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें विद्युत धारा चल रही है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही चुंबक को इसके पास लाएंगे विद्युत धारा की दिशा चेंज हो जाएगी और जैसे इसको दूर लाएंगे वापस उसकी दिशा बदल जाएगी। यानी कि किसी चुंबक के द्वारा विद्युत धारा की दिशा में होने वाला परिवर्तन ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इस प्रकार माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स,
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट विद्युत जनित्र की यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की। तो आपने जब भी शादी विवाह में देखा होगा कि विद्युत जनरेटर चलता है और उससे हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे विद्युत हो या ना हो। तो इसी की हम क्रियाविधि को समझने वाले हैं कि किस प्रकार यह विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो आप इधर इमेज में देख रहे होंगे। सबसे पहले इसकी हम संरचना को समझेंगे, उसके बाद इसकी क्रियाविधि को देखेंगे। तो बात करता हूं मैं सबसे पहले इसकी संरचना की। सबसे पहले यहां दो नाल चुंबक है, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, आप इमेज में देख रहे होंगे। इन प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, क्योंकि इनके द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके द्वारा यहां जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है उसके अंदर एक कुंडली लगाएंगे और उस कुंडली को हमने नाम दे दिया ABCD। आप इमेज में देख रहे हैं कि हमने एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, उसमें ABCD एक कुंडली लगाई और उसे B1 और B2 दो चालक ब्रशों के द्वारा इन्हें विभक्त वलयों से संयोजित कर दिया। और यहाँ जो विभक्त वलय है वह है R1 और R2। सबसे पहले हमने क्या किया, दो चुंबक लिए, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, और उसके बीच में हमने ABCD एक कुंडली लगाई और उसे B1 और B2 दो चालक ब्रशों के साथ संयोजित कर दिया, R1 एवं R2 विभक्त वलयों के साथ। और अब इसे विद्युत परिपथ से संयोजित करके एक पूरा सर्किट तैयार कर दिया है। लेकिन आप देख रहे हो कि B1 की स्थिति यहाँ है जबकि B2 की स्थिति यहाँ है। यानी कि जब हमने विद्युत मोटर की बात की तो दोनों एक ही तार के दोनों तरफ से जुड़े हुए थी, लेकिन इसमें एक की स्थिति आगे है, दूसरे की पीछे है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या रीजन है। अब ये दोनों जिस दूरी पर लगे हुए हैं वह दूरी कुछ आगे की तरफ निकली हुई है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले दो नाल चुंबक लेंगे और उनके बीच विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेंगे और उनके मध्य एक कुंडली लगाएंगे, उसे चालक ब्रश B1 व B2 से संयोजित करेंगे और उन्हें हम R1 व R2 विभक्त वलयों से संयोजित कर देंगे। ये विभक्त वलय इस दूरी पर लगी हुई होंगी। यह वही दूरी है जिसे आप जनरेटर से बाहर से घुमाते हो, जो हम बाहर निकली होती है, जिसे हम बाहर से घुमाते हैं रोटेट करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए, यह वही दूरी है। तो इस प्रकार इसकी संरचना बनी हुई है और यहाँ से इसको परिपथ से कनेक्ट किया गया है। अब इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। जैसे ही हम इस दूरी को बाहर से राउंड करेंगे, बाहर से इसको बाह्य बल लगाकर घुमाएंगे तो यह वलय घूमने लग जाएगी और जैसे ही यह वलय घूमेंगी इस पर लगे हुए चालक ब्रश और ABCD जो आयताकार वलय है यह पूरी घूमने लग जाएगी, अर्थात इसका रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही रोटेशन स्टार्ट होगा, प्रारंभ में जो धारा है वह AB से CD की ओर जाएगी, यानी कि इस प्रकार B2 से B1 की तरफ लौट करके आएगी। लेकिन जैसे ही आधा घूर्णन होगा, जैसे ये दूरी घूमेगी आधा घूर्णन होगा, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि दूरी घूमेगी लेकिन जो ये है चालक ब्रश वह नहीं घूमेंगे। तो जैसे ही आधा घूर्णन होगा इसकी दिशा DCBA पथ के अनुदिश हो जाएगी, यानी बार बार प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात इनकी जो डायरेक्शन है वह बदल रही है। और ऐसी धारा जिसमें डायरेक्शन बदलती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं और इसीलिए हम इसे ऐसी से डिनोट करते हैं। यानी कि जो धारा विद्युत जनित्र उत्पन्न करता है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा जो बार बार अपनी आवर्ती परिवर्तित करे, ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करे उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक और धारा जिसका नाम है दिष्ट धारा। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। यह ऐसी धारा है जो लगातार बिना दिशा परिवर्तित किए चलती है। यानी कि हमने देखा प्रत्यावर्ती धारा में बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही थी, लेकिन दिष्ट धारा वह धारा होती है जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा जनित्र के द्वारा दिष्ट धारा उत्पन्न की जा सकती है। अब आपको अगर कॉमन पूछे कि विद्युत जनित्र क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन होगी ऐसी युक्ति
जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हो उसे हम विद्युत धारा जनित्र कहते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको इसकी स्ट्रक्चर और कार्यविधि समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे घरेलू विद्युत परिपथ व्यवस्था की। तो हमने विद्युत वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारे घरों में जो विद्युत व्यवस्था होती है वह समांतर क्रम संयोजन में होती है, लेकिन यहां हम बात करेंगे कि कौन कौन से तार होते हैं, उन्हें एडजस्ट तो हम समांतर क्रम में करते हैं, लेकिन उन तारों की जो क्वालिटी होती है वह किस हिसाब से होती है, कौन सा तार कहां और किस प्रकार व्यवस्थित होता है और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो बात करते हैं। नॉर्मली आपने घर में 3 प्रकार के तार देखे होंगे, एक जिसका रेड कलर था, एक ब्लैक कलर और एक होता है ग्रीन कलर। तो हमारे घरों में जो मीटर से लाइनें आती है, जो खंभों से होती हुई आती है, उनसे जो विद्युत आपूर्ति होती है उस आपूर्ति को हम कहते हैं मेंस। यानी जो मीटर गैरेज वाली लाइनें होती है जिनसे आपूर्ति होती है उन्हें मेंस कहते हैं। और उनसे मुख्यतः 3 प्रकार के तार होते हैं। जो रेड तार होता है उसे हम विद्युन्मय तार कहते हैं, जिसे हम धनात्मक तार भी कहते हैं। और जो ब्लैक वाला होता है उसे हम उदासीन तार कहते हैं। और ग्रीन वाला जो होता है यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हम भूसंपर्क तार कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि किस प्रकार परिपथ व्यवस्था होती है। तो जो मेन लाइन होती है, मेन जो सप्लाई होती है, उस मेन सप्लाई से 3 तरह के तार आते हैं, एक रेड, एक ब्लैक और एक ग्रीन। ये जो ग्रीन वाला तार होता है यह भूसंपर्क तार होता है और यह जो परिपथों में एक्स्ट्रा जो विद्युत धारा होती है जिससे हमें करंट लग सकता है उसे अर्थ में ट्रांसफर करने का काम करता है। इसीलिए हम इसे भूसंपर्क तार कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से संपर्क किया हुआ रहता है। यानी एक बड़ी सी तार होती है पाइपलाइन जैसी, उसे हम पृथ्वी में गाड़ देते हैं जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा विद्युत होती है वह पृथ्वी के संपर्क में आए, जिससे कि पृथ्वी का विभव और इसका विभव बराबर हो जाए और हमें जो एक्स्ट्रा करंट मिला था वह सारा का सारा पृथ्वी में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे हम करंट से बच सकते हैं। लेकिन जो रेड कलर होता है यह सबसे इंपॉर्टेंट तार होता है, क्योंकि यह धनात्मक तार होता है और हमने पढ़ा था कि जो धारा होती है वह पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांसफर करती है। यानी कि जो धारा होगी वह रेड वायर में होती है, ब्लैक वायर उदासीन होता है, इसमें धारा बस ट्रांसफर होती है। मुख्य जो धारा होती है वह लाल वायर में होती है। तो जो हम स्विच वगैरह तैयार करते हैं, जो प्लग वगैरह होते हैं, मेन लाइन से ये दोनों तार प्लग में आते हैं। और एक जो हमारा साधित्र होता है, यानी जो हमारा मेन बोर्ड होता है जिसमें ये मीटर से वायर आती है और उसके अंदर अलग अलग प्लगों के हिसाब से हम आगे की जो भी यंत्र है उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो जो साधित्र होता है, मीटर से ये दोनों तार आएंगे और उस साधित्र के अंदर रेड और ब्लैक वायर अलग अलग स्थानों पर लग जाएंगे, जिससे कि एक परिपथ बनता है ताकि रेड से करंट जाए और ब्लैक से वापस आ जाए। क्योंकि हमने पढ़ा जब तक करंट नहीं जाएगा, वापस नहीं आएगा, तब तक परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार विद्युत धारा की व्यवस्था हमारे घरों में होती है। तो आप इमेज देख रहे होंगे। सबसे पहले मीटर से लाइनें आई, रेड और ब्लैक वायर और साथ में ग्रीन वायर। ग्रीन वायर स्टार्टिंग में ही भू संपर्कित कर दिया जाता है, उसे पृथ्वी के साथ संपर्कित कर दिया जाता है। रेड और ब्लैक वायर आगे आएंगी और हमारा जो मेन साधित्र है, यानी मीटर से जो मेन स्विच में लाइट आती है जहां हम फ्यूज वगैरह लगाते हैं, वहां तक आता है और वहां से कनेक्ट होकर कोई जो मुख्य बोर्ड होता है, जो घर का मुख्य बोर्ड होता है जिससे हम अन्य साधित्रों को कनेक्ट करते हैं, वहां तक ये दोनों वायर जाते हैं। उसमें जैसे ये वायर कनेक्ट होगी उसमें फिर अलग अलग स्विच होंगे और जो अलग अलग स्विच होते हैं उनका अनुमतांक अलग अलग होता है। अनुमतांक मतलब धारा की जो कैपेसिटी होती है वह इन दोनों की अलग अलग होती है। एक की होती है 15 एम्पियर और दूसरे की होती है 5 एम्पियर। 15 एम्पियर थोड़ा बड़ा है, यानी प्रबल धारा उत्पन्न करता है। तो इससे जैसे कि फ्रिज हुआ या अदर कोई बड़े हुआ, जैसे कि एसी कूलर हुआ, ऐसे को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही अंतर जो कि ज़्यादा धारा का यूज़ करते हैं, ऐसे को हम 15 एम्पियर वाले अनुमतांक के साथ कनेक्ट करते हैं। तथा जो नॉर्मल पंखा वगैरह है उनको हम 5 एम्पियर अनुमतांक वाले स्विच के साथ
कनेक्ट करते हैं। तो अलग अलग प्लग होते हैं, उनके अंदर हम अलग अलग धारा लेने वाले यंत्रों के हिसाब से उन्हें कनेक्ट कर देते हैं। उसके पश्चात अब जैसे हम इन्हें कनेक्ट करेंगे, सब में एक जो रेड वायर है वह इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्लैक वायर से धारा प्रवाहित नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार इसका हम परिपथ बना देंगे। जैसे ही स्विच होगा अलग अलग हम समांतर क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। अब इसमें आपको एक ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात करते हैं विद्युत फ्यूज की। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था विद्युत वाले चैप्टर में भी, कि विद्युत फ्यूज वह होता है जो कि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट को रोकता है और हमें शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। पहला काम है विद्युत फ्यूज का, जो कि जैसे ही ज़्यादा ताप बढ़ता है तो जूल के तापन नियम के अनुसार टूट जाता है और हमें आगे धारा नहीं मिल पाती है, जिससे कि कोई करंट नहीं होता है, यानी कि लघु पतन से हम बच जाते हैं। दूसरा जो काम है, जो भू संपर्क तार हमने लगाया है, यह भी लघु पतन से बचाने का कार्य करता है। क्योंकि जैसे आप देखते होंगे फ्रिज वगैरह जो होते हैं उनके पीछे जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि ताप नियंत्रण का कार्य करती है। तो ऐसे संयंत्रों में भू संपर्क करना आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही वो फ्रिज गर्म होता है तो उसमें करंट पीछे की तरफ बहना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि अगर पीछे कोई छू ले तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट लग सकता है, यानी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ऐसे संयंत्रों को भू संपर्कित कर दिया जाता है जिससे करंट ना लगे। अब इसका करंट लगने का यानी लघु पतन का एक और कारण हो सकता है, वो ये है कि एक ही बोर्ड के अंदर हम बहुत सारे प्लग लगा दें, या फिर जैसे 5 एम्पियर वाला अनुमतांक वाला कोई बोर्ड है तो उसमें हम 15 एम्पियर यानी कोई हाई वोल्टेज वाले कोई भी तार जो होते हैं उनको कनेक्ट कर दें। तो इस प्रकार हमारे घरों की व्यवस्था होती है जिससे हम विद्युत धारा आसानी से यूज़ कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो बने रहिए सीरीज के साथ और अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।